स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। ऑपरेशन सिंदूर खत्म होता है और पूरे देश में डिसअपॉइंटमेंट की भावना आ जाती है। हम सब यही चाह रहे थे कि ऑपरेशन जो है सिंदूर जो है वो कंटिन्यू हो और इंडियन आर्म फोर्सेज जो है पाकिस्तान के ऊपर में फुल ब्लोन अटैक कर दे, लेकिन ये होता नहीं है और इसीलिए हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं ये आपको बताऊं कि भारत सरकार कुछ प्लान कर रही है, कुछ बड़ा प्लान कर रही है, जिससे पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है वो झेलना पड़ सकता है और 1971 वॉर जैसा सिचुएशन फिर से अराइज हो रहा है। ये जब मैंने न्यूज़ को ट्रैक किया और पैटर्न को फॉलो किया तो मुझे लगा कि नहीं, जो 1971 वॉर से पहले हो रहा था वही अब फिर से हो रहा है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक जल्दी ही 6 से 8 महीने में भी 1 साल के अंदर में एक वॉर जैसा सिचुएशन हो सकता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, तो आपको पता होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद या उसी टाइम पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का राइज हो जाना, बलूचिस्तान अलग होने की बात करता है, तहरीके तालिबान जो है वो राइज हो जाता है, अफगानिस्तान कहता है कि हम भी पानी रोक देंगे। उसके बाद इंडिया में क्या होता है, तो जब पाकिस्तान कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने हमारे सिविलियंस को मार दिया है, हमने भारत के रफाल को शूट डाउन कर दिया है, प्रोपेगेंडा फैलाता है पूरे दुनिया में, जिसकी बाद इंडिया की सरकार डेलीगेशन भेजती है, ऑपोजिशन पार्टीज के लोग भी उसमें शामिल होते हैं, वर्ल्ड में डेलीगेशन शामिल जाता है जो इंडिया का स्टैंड रखता है, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को फेल करने की कोशिश करता है। उसके साथ क्या होता है, तो देखिए एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को परमिशन मिल जाती है भारत सरकार के द्वारा कि अब हमें एयरक्राफ्ट चाहिए, डीआरडीओ को बोला जाता है और डीआरडीओ का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाने की बात होती है। इवन जो डीआरडीओ के जो चीफ हैं, जिसके बारे में मैं बात करूंगा कि जो डीआरडीओ के जो चीफ हैं उनको उनके जो सर्विस है उनको एक्सटेंड करने की बात होती है। जो डीआरडीओ के समीर वी कामत हैं, उनका जो सर्विस था उनको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है और ये आप एएनआई का रिपोर्ट देख सकते हैं। खैर, अब देखिए यहां पे सिचुएशन ये होता है। उसके बाद फिर बीएसएफ जवान, जो बीएसएफ के जो आईजी हैं, ये कहते हैं कि जो टेररिस्ट हैं वो वापस से लौट रहे हैं अपने टेरर बेसिस के ऊपर में, लॉन्च पैड्स के ऊपर में, और जो इन्फिल्ट्रेशन की संभावना है वो भी बढ़ रही है, ऐसा बीएसएफ आईजी कह रहे हैं। और इसके बाद जो मोदी जी हैं वो कैबिनेट मीटिंग रखते हैं और कुछ तो सिचुएशन गंभीर हो रहा है, क्योंकि फंड फॉर कावेरी इंजन का भी जो डिमांड है वो कंटिन्यूअसली तेजी से बढ़ रहा है एक्स के ऊपर में, ये हम सब ने देखा है। तो इसके वजह से जो एक पैटर्न नोटिस होता है 1971 वॉर से पहले का, ये आज फिर से 2025 में देखने को मिला है, जिसके बारे में आज मैं आपको इस सेशन में बताऊंगा। तो हेलो एंड वेलकम, दिस इज स्टडी IQ एंड आई एम प्रशांत झा। अब देखिए सिचुएशन क्या होता है। इसके बाद देखिए जब ऐसा सिचुएशन राइज होता है तो पाकिस्तान का जो पीएम शहबाज शरीफ हैं वो टर्की से ईरान आते हैं। वो कहते हैं कि हम इंडिया के साथ पीस टॉक्स करने के लिए रेडी हैं। क्यों कह रहे होंगे ऐसा? कुछ आईसीस ने बताया क्या उनको? कुछ तो चल रहा है। खैर, अब देखिए सिचुएशन यहां पे शुरू करेंगे हम 1971 वॉर का। जब हमने देखा कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े इंडिया ने कर दिए थे, बांग्लादेश को अलग कर दिया था, तो ऐसे ही तो हमने किया नहीं होगा। उससे पहले बहुत सारी डेवलपमेंट होती है। जो इंदिरा गांधी हैं उस टाइम पे जो पीएम रहती है इंडिया की, वो ये सोचती है कि हमें पाकिस्तान के साथ वॉर करना है, लेकिन पहले हम ऐसे सिचुएशन बनाए जिसकी वजह से जो वर्ल्ड है वो हमारा साथ दे पाकिस्तान के साथ वॉर में, पाकिस्तान के बारे में पूरे दुनिया को पता रहे। उसकी वजह से वो 1971 वॉर से पहले ये देखो क्या होता है, वो पूरे दुनिया को ऑफिशियल डेलीगेशन भेजती है। पहला बार गवर्नमेंट डिप्लोमेसी होता है जब सरदार स्वरण सिंह जी को भेजा जाता है, डीपी धड़ को भेजा जाता है, टीएन कौल जी को भेजा जाता है और भी बहुत सारे इंडियन एम्बेसडर को पूरे दुनिया में भेजा जाता है, ताकि आप जाइए और पूरे दुनिया को बताइए कि ये जो पाकिस्तान बांग्लादेश में कर रहा है और हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, मुस्लिमों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। और इसके बाद क्या होता है कि 1 करोड़ रिफ्यूजी पाकिस्तान से इंडिया आने लगते हैं, जिसकी वजह से इंडिया को बहुत कुछ झेलना पड़ जाता है और वो देख नहीं सकते हैं कि हमारे पड़ोस में ऐसा हो रहा हो। तो ये स्टैंड पूरे दुनिया को पता होना चाहिए। और उसके बाद जो ऐसा बोला जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी इंदिरा गांधी जी के द्वारा भेजा जाता है पूरे दुनिया को बताने के लिए, और ये काम होता है। और यहां पे सिचुएशन ये हो जाता है कि जब इंटेलेक्चुअल्स, आर्टिस्ट ये सिचुएशन ऐसे जाते हैं, पूरे दुनिया को बताते हैं, और तब जब पूरे दुनिया को पाकिस्तान के करतूत के बारे में पता चलता है, तब पाकिस्तान के साथ जब हमारा वॉर होता है तो फिर हम जो है वो स्टैंड लेते हैं। अब देखिए ये जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उस टाइम पे ऑपोजिशन लीडर रहते हैं, लेकिन फिर भी 1971 वॉर में इंदिरा गांधी जी के फुल सपोर्ट में होते हैं। निक्सन को मतलब क्रिटिसाइज करते हैं और
इंदिरा गांधी जी को मां दुर्गा का अवतार तक कहते हैं। तो उस टाइम पे भी हमने देखा है कि जो गवर्नमेंट ऑपोजिशन जो दोनों साथ में आता है, क्यों? क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट का सवाल था। सेम सिचुएशन आज भी हो रहा है। क्यों हो रहा है आज? तो 2025 में फिर से डेलीगेशन भेजा जा रहा है। जब पाकिस्तान पहलगाम टेरर अटैक को हिंदू मुस्लिम की तरह बांटने की कोशिश करता है, बोलता है कि हिंदुओं ने अग्रेशन किया था मुस्लिमों के ऊपर में, इसी वजह से मुस्लिम ने हिंदुओं को मार दिया, ये वो कहता है, रफाल शूट डाउन कर दिया, ये सब बात वो कहता है। तो इसी को तो काउंटर करना था, तो इसको काउंटर कैसे करेंगे? तो इंडिया डेलीगेशन भेजता है। डेलीगेशन में 7 पार्टी के लीडर्स होते हैं, जिसमें 59 मेंबर होते हैं, जिसमें 31 जो है वो एनडीए के लोग होते हैं और 20 जो होते हैं वो अपोजिशन पार्टी के होते हैं। ये पैटर्न है, इसको नोटिस कीजिएगा आप। अब यहां पे देखिए, ये मैग्निफिसेंट 7 है और जिसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, जिसमें से ये कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं जो अपना स्टैंड लेते हैं। और कैसे स्टैंड लेते हैं ये चलिए हम बात करते हैं। तो ये जो डेलीगेशन भेजा जाता है मैग्निफिसेंट 7 का, इसका पर्पस क्या होता है? तो जो पाकिस्तान विक्टिम कार्ड खेल रहा है, ये जो पूरी दुनिया को बता रहा है कि जो पाकिस्तान का जो स्पॉन्सर, अब देखो क्या होता है कि टीआरएफ जो क्लेम करता है पहलगाम टेरर अटैक को, तो अब ये पाकिस्तान बोलता है नहीं, टीआरएफ जैसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। उसके बाद इसको आईएमएफ लोन पैकेज मिल जाता है। तो फिर इंडिया को कुछ तो करना था ताकि पाकिस्तान को जो लोग सॉफ्ट समझ रहे हैं, विक्टिम समझ रहे हैं, वो ना समझे। इसी वजह से जो हमारे डेलीगेशन जाते हैं वो डॉसियर लेके जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं, और उस डॉक्यूमेंट में ये प्रूव करते हैं पूरे दुनिया को जो 2008 में टेरर मुंबई अटैक्स हुआ था, जो पहलगाम मैसेकर हुआ था, इतने सारे टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, इसमें पाकिस्तान का रोल कैसे होता है, ये पूरा डॉक्यूमेंट में प्रूफ के साथ पूरे दुनिया को बताते हैं। और इसके बाद वेस्ट का जो हिपोक्रेसी होता है, जो वेस्ट हमेशा से पाकिस्तान का के तरफ सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, क्योंकि ऑफ कोर्स इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री है और इंडिया अगर राइज करेगा तो वो वेस्ट को पसंद नहीं आएगा। तो जो वेस्ट की मीडिया होती है ये हमेशा से पाकिस्तान के तरफ सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। तो उसको जो हमारे तरफ से जो डेलीगेशन गए थे ये बताते हैं। पाकिस्तान कहता है कि हमारे सिविलियंस कैजुअलिटी हुई है। फिर ओवैसी साहब पूरे दुनिया को, शशि थरूर जो है वो पूरे दुनिया को ये पिक्चर्स दिखाते हैं और भी बहुत सारे प्रूफ दिखाते हैं और बोलते हैं कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, क्योंकि यहां पे एक जो मसूद अजहर के फैमिली मेंबर्स जो कि टेररिस्ट थे उनको मारा गया था ऑपरेशन सिंदूर में। तो यहां पे पाकिस्तान के जो आर्मी जनरल्स हैं, जो पाकिस्तान के सोल्जर्स होते हैं, वो तक उनके फ्यूनरल में आए हुए थे। और इससे पूरा एविडेंट हो जाता है कि पाकिस्तान जो है वो कैसे टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। कैसे? तो जो पाकिस्तान का नैरेटिव था हिंदू मुस्लिम गेम का, जो इंडिया में हिंदू जो है वो मुस्लिम्स के ऊपर में अत्याचार कर रहे हैं और इस वजह से जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है वो सब पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को समझा जा रहा था कि ये मुस्लिमों के सपोर्ट में है और इंडिया में मुस्लिमों के ऊपर में अत्याचार हो रहा है और इसीलिए पाकिस्तान जो है वो अच्छा कंट्री है। तो इसको फेल करने के लिए हमारी तरफ से जो AIMIM के जो असदुद्दीन ओवैसी जी हैं वो जाते हैं। ये ओवैसी जो हैं ये मोदी जी के, ये बीजेपी पार्टी के बिल्कुल प्रखर जो क्रिटिसिज्म करते हैं यहाँ पे इंडिया में, वो इस डेलीगेशन में शामिल होते हैं और ये भी मुस्लिम हैं। और इसी वजह से जो भी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है उनको ये दिखाया जाता है कि इंडिया में जो टेरर अटैक हुआ ये हिंदू मुस्लिम गेम मत समझिए इसको, और पाकिस्तान में जितने मुस्लिम्स रहते हैं उससे कहीं ज्यादा इंडिया में रहते हैं। और इसीलिए, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मुस्लिम इंडिया में रहते हैं वो दबाए गए हैं। और इसी वजह से ये जो ओवैसी है ये पाकिस्तान के बारे में बहुत सारी चीजें बोलते हैं जो आपने देखा ही होगा। ये कहते हैं पाकिस्तान जो है वो आईसिस से भी खराब सिचुएशन है और पाकिस्तान के बारे में बहुत सारी चीजें ये कहते हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है, जो हमेशा से वेस्ट का नैरेटिव रहा है कि इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में है। क्यों डेमोक्रेसी खतरे में है? तो बहुत सारी हमारे जो लीडर्स हैं वो भी कई बार कुछ कुछ बातें बोल देते हैं और उनको हेडलाइन मिल जाता है। लेकिन इस बार जो डेलीगेशन भेजा गया है, जब ऑपोजिशन पार्टी के लोग थे, हर मेजॉरिटी, हर जो बड़ी बड़ी पार्टी है इंडिया में, वो सबके लीडर्स यहाँ पे शामिल थे, चाहे वो थरूर हो, ओवैसी हो, कनीमोजी हो, सुप्रिया जी हो, सभी लोग इसमें शामिल थे। और ये पूरी दुनिया को एक यूनाइटेड इंडिया की बात यहाँ पे दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि इंडिया आतंकवादी हमले के बाद यूनाइटेड है। पहले भी था और जब भी हमारा इंटरनल चीजें हो, इंटरनल पॉलिटिक्स हो, हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज करें चलेगा, लेकिन जब पाकिस्तान जैसा टेररिस्ट स्पॉन्सर्ड कंट्री हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हम यूनाइटेड होंगे। क्योंकि थरूर जी का ये स्टैंड था, उन्होंने मोदी जी का, जबकि वो कांग्रेस के लीडर हैं, बट फिर भी वो ऑपरेशन सिंदूर में
पीएम मोदी को प्रेज करते हैं और कहते हैं कि जो भी सिचुएशन को हैंडल किया गया वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया गया। और वैसे जी कहते हैं कि आप हमारी बात करते हो, जब देश की रक्षा की बात आए तब हम ये नहीं देखते हैं कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, हम यूनाइटेड रहते हैं। उसके बाद देखिए इंडिया का जो मिलिट्री माइट है इस डेलीगेशन की वजह से और ज़्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि डेलीगेशन जब भी जाएगी, जिस देश में भी जाएगी, ऑपरेशन सिंदूर का बात होगा, और ऑपरेशन सिंदूर का जब भी बात होगा तब ये बताया जाएगा कि इंडिया ने कौन कौन से मिलिट्री वेपन का यूज़ किया था, कौन से मिसाइल्स का यूज़ किया था, कौन सा ड्रोन हमने यूज किया था, कौन सा मतलब जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसका हमने यूज किया था। तो इसके बारे में बात होगी, और जब लोगों तक ये जाएगा, पूरे दुनिया तक ये जाएगा कि इंडिया ने प्रिसीजन टारगेटेड किया, जैसा कि ओवैसी थरूर कहते हैं कि हमने सिविलियंस को टारगेट नहीं किया था, वो मिसाइल जो सैटेलाइट इमेजेस हैं उन तक को वो देते हैं, दिखाते हैं, क्योंकि हमारे पास तो इस बार विजुअल भी था। ऑपरेशन बालाकोट में हमने विजुअल शेयर नहीं किया था, इसमें हमने शेयर किया था। तो दिखाते हैं कि देखिए ये है टारगेट फैसिलिटी, ये है टेररिस्ट फैसिलिटी, और इसको हमने टारगेट किया, इसके अगल बगल में सिविलियंस थी जिसको कोई क्षति पहुंची नहीं थी। तो इसकी वजह से पूरे दुनिया को ये पता चल जाता है कि यार इंडिया का जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इंडिया के पास वेपन्स हैं, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हैं। और जो हमारे बायर्स हो सकते हैं, जो भी बहुत सारी कंट्री ऐसा इंटरेस्ट दिखाती है, पहलगाम टेरर अटैक से पहले भी दिखाती है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका जो इंटरेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, और वो अब और ज़्यादा इच्छुक होगी कि इंडिया अपने देश को सुरक्षित करने में कामयाब तो है ही, लेकिन साथ में इंडिया अपने दुश्मनों को भी बहुत अच्छे से दिखा सकता है कि इंडिया के पास स्ट्रेंथ क्या है। इसमें हमने देखा कि चाइनीज़ जो मिलिट्री होती है उसका भी ड्रोन कैसे हमने फेल किया था, चाइनीज़ जो डिफेंस सिस्टम थी उसको भी हमने कैसे शूट डाउन किया था। तो इस तरीके से जो चाइना हमेशा से अपना हेजेमनी बनाने की कोशिश करता है, जो इंटरनेशनल ऑडियंस है, जो इंटरनेशनल बायर्स हैं, उनको ये बताने की कोशिश करता है जो हमारा मिलिट्री माइट है वो इंडिया से सुपीरियर है। ये कहीं ना कहीं इस डेलीगेशन के द्वारा काउंटर किया जाता है। और इस तरह से जो ओवैसी हैं, ये जब गायना जाते हैं, ये जब बहरीन जाते हैं, तो ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान है इसको वापस से FATF लिस्ट में डाल देना चाहिए। जो 2022 में FATF लिस्ट से पाकिस्तान को निकाला गया था, अब इसकी मांग फिर से ज़्यादा जोरों शोरों से शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा तो स्टैंड यही है ना कि जो टेररिस्ट टेररिज्म फैलाएगा वो ऐसे ही इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता। इसीलिए FATF वैसी ही ऑर्गेनाइजेशन है, वैसा ही फोर्स है जो ऐसे कंट्रीज को इस लिस्ट में रखता है जो कि टेररिस्ट स्पॉन्सर्ड है। उसके बाद सेम सिचुएशन, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस भी लगाया जाता है इंडिया के द्वारा पाकिस्तान से। जो थर्ड कंट्रीज के थ्रू पाकिस्तान के जो प्रोडक्ट है वो इंडिया तक आते थे, उनको भी स्टॉप किया जाता है। और उसके बाद ये जो फंड कावेरी है, जो एक्स के ऊपर में कंटिन्यूअसली ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो बोला जा रहा है कि जो कावेरी इंजन थी, जो भारत सरकार ने क्या किया था, भारत सरकार ने तेजस एयरक्राफ्ट, हमें पता है 90s के टाइम पे तेजस एयरक्राफ्ट बनना था, लेकिन वो फिर बहुत 30 साल 35 साल के बाद जाके वो बना। तो उसी के साथ कावेरी इंजन जो है वो बनने की बात हो रही थी, लेकिन 2014 में उसको स्टॉप कर दिया गया। और इसी के लिए पूरा एक्स पे ये चल रहा है, देखिए ना। खैर, तो ये जो इंजन है ये क्या है, कावेरी इंजन क्या है? तो देखिए जो एयरक्राफ्ट होता है उस हमें पता है कि जो तेजस एयरक्राफ्ट है जिसमें 70% जो कंपोनेंट है वो इंडिया का है, लेकिन जो एयरक्राफ्ट का जो गाड़ी चलती है वो कैसे चलती है? इंजन के ऊपर ही चलती है। जो मेन कंपोनेंट किसी भी व्हीकल का होता है वो इंजन ही होता है, और जो एयरक्राफ्ट का जो इंजन है वही हमारे पास नहीं है। इसी वजह से हम अभी भी रफाल मंगा रहे हैं, इसीलिए अभी भी हम F-35 लेने की बात कर रहे हैं, अभी भी हम रशिया से एयरक्राफ्ट खरीदने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास इंजन का ही टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसकी वजह से हम इंडिया में कोई एयरक्राफ्ट बना पाए। तो ये जो इंजन है, जो कावेरी इंजन नाम दिया गया, ये इंजन एक्चुअली में बहुत कम देश के पास है। US, UK, रशिया, चाइना, इन्हीं लोगों के पास, फ्रांस, इन्हीं लोगों के पास है। और अब बात की जा रही है कि इंडिया के पास भी कोई एक ऐसा इंजन हो, और इसको फंडिंग देने की बहुत जोरों शोरों से बात हो रही है। बहुत लोग कह रहे हैं कि यार GST बढ़ा दो, लेकिन कावेरी इंजन होना चाहिए, ताकि एक बार इंजन फॉर्म हो गया तो हम इसके ऊपर में जो कंटिन्यूअसली एयरक्राफ्ट बनाएं। और इसकी शुरुआत होगी, आज न कल होगी। इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन इसकी शुरुआत होगी। क्योंकि जब इसकी शुरुआत होती है तो हमने देखा है कि जब हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की बात करते हैं तो CIA जो है वो इंटरवीन करता है, और हम होमी जहांगीर भाभा को ऐसा बोला जाता है कि CIA के द्वारा एलिमिनेट कर दिया जाता है। लेकिन
अब जब फिर से हम इंजन बनाने की बात करेंगे तो फिर से वेस्ट की तरफ से इंटरवेंशन होगा, वेस्ट जो है वो इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो डीआरडीओ में इन्वेस्टमेंट है, जो मैंने आपको बताया कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का हमें परमिशन मिल जाता है, अब ये एयरक्राफ्ट बनना अब शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारी सिचुएशन एक साथ हो रही है। जो कावेरी इंजन के बारे में डिमांड किया जा रहा है, उसके बाद एयरक्राफ्ट जो एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसको बनाने की बात की जा रही है। और उसके बाद हमने देखा है कि कैसे, ये देख लिए, हैदराबाद की एक कंपनी है जो अनमैन्ड एयर व्हीकल जो है यूएवी, इसको लेकर के जो इंजन बनाने की बात हो रही है वो भी शुरू हो गया है। तो हम कंटिन्यूअसली अपने जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बिल्ड कर रहे हैं, उसको मतलब इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और इंडिया को ये करना भी चाहिए। हमने देखा है कि यूएसए जो है वो गोल्डन डूम बनाने की बात कर रहा है, जो पूरे यूएसए को घेर के रखेगा और यूएसए के ऊपर में होने वाले फ्यूचर में अटैक्स, वैसे भी यूएसए इतना मजबूत है लेकिन फिर भी वो एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म बनाने की कोशिश कर रहा है जो कभी भी आयरन डोम जैसा, जो कभी भी, लेकिन आयरन डोम से बेटर, जो कभी भी दूसरे देश से मिसाइल आए तो उसको रोक सके। तो इसीलिए इंडिया को भी ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए और इंडिया को भी एक ऐसा गोल्डन डोम जैसा बनाना चाहिए। और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो अर्जुन टैंक्स को बंद कर दिया गया 2015 में, उसको वापस से शुरू करना चाहिए। चाहे जितना पैसा लगे, जितना भी फालतू का पॉलिसी में हम पैसा लगा रहे हैं, जितना भी फालतू के हम रेवड़ी कल्चर को हम फॉलो कर रहे हैं, उस सब को बंद किया जाए। और जो डीआरडीओ, जो हमारा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे लिए हमेशा से आगे खड़ा रहा है, इसरो और डीआरडीओ, तो इस डीआरडीओ को फंडिंग मिलनी चाहिए। जितना ज्यादा तेजी काम हो उतना ज्यादा होना चाहिए। और यही शायद अब होने को आ रहा है, क्योंकि डीआरडीओ के जो चीफ हैं उनको भी एक्सटेंशन मिल चुका है। और इस तरीके से जब देखा जाता है कि जो पैटर्न है, जो मैंने आपको बताया 1971 वॉर से पहले भी हमने यही किया था, सोवियत के साथ हमने पीस ट्रीटी, मतलब फ्रेंडशिप वाली ट्रीटी साइन की थी, और यही सेम चीज आज भी हो रहा है। तो इससे ये लगता है कि इंडिया जो है वो कुछ प्लान कर रहा है, और क्या प्लान कर रहा है ये हमें आने वाले टाइम पे बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं अभी कह रहा हूं क्योंकि इन सब पैटर्न को देखते हुए। तो ये था आज का सेशन। फिर मिलते हैं अगले सेशन में किसी और टॉपिक को डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।